हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 8, जिसमें लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। जॉन डन कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ। जो लास्ट सीजन में क्वेश्चन ऑफ द डे था वो जॉन डन कंसीडर द फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन कंसीडर द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141। लो हाउ हेलो द फाइंड स्पीक्स विद इन हिम, हु सेज। ऑप्शन ए ओलिविया, ऑप्शन बी वोयला, ऑप्शन सी मारिया, ऑप्शन डी ऑर्सिनो। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मारिया। जो ये लाइन है मारिया के द्वारा बोली जाती है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में एक करेक्टर मारिया, मारिया के द्वारा ये लाइन बोली जाती है, लो हाउ हेलो द फाइंड स्पीक्स विद इन हिम। क्वेश्चन नंबर 142। शेक्सपियर्स मच आडो अबाउट नथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है मच आडो अबाउट नथिंग। किस प्रकार का प्ले है, किस प्रकार की कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशन है, या डार्क कॉमेडी है? क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मच आडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स रेस्टोरेशन एरा में लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 143। व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इट इन मॉरिशस। कॉमन एरास का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम इन प्लेस ऑफ केम। जहाँ पे केम है वहाँ पे कम का यूज होगा, क्योंकि डू, डज, डिड इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे केम नहीं कम होएगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मॉरिशस। तो डू, डज, डिड इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 144। एक डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन किसकी है? इज डिस्टिंग्विश्ड एज दैट टाइप ऑफ पैरोडी विच इमिटेट्स इन अ sustains way both the elaborate form and the ceremonious style of the epic genre, but applies it to narrate it at length, a commonplace or trivial subject matter। मॉक एपिक का डिफिनेशन है, एनाल्स की डिफिनेशन से, या बर्लेस की डिफिनेशन है? ये इसमें से किसी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉक एपिक। मॉक एपिक होता क्या है? मॉक एपिक एक प्रकार की पैरोडी है जो इमिटेट करती है एपिक जेनरी के एलेबोरेट फॉर्म को और सेरेमोनियस स्टाइल को, बट अप्लाइज इट टू नरेट एट लेंथ अ कॉमन प्लेस और ट्राइवल सब्जेक्ट मैटर। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है बहुत ही तुच्छ होता है, छोटा सा होता है, कॉमन प्लेस होता है इसका, कॉमन प्लेस और ट्राइवल सब्जेक्ट मैटर रहता है। तो इसके की पॉइंट्स है, एक प्रकार की ये कॉमेडी है, और जो ये एपिक जेनरी की सेरेमोनियस स्टाइल है, इलेबोरेट फॉर्म है, इसको इमिटेट करती है, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर रहता है वो ट्राइबल रहता है और कॉमन प्लेस रहता है। ये कुछ की पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 145। विलियम शेक्सपियर का एक किस प्ले में पायरेमस एंड थिस्वे सीन आता है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आता है, एज यू लाइक इट में आता है, विंटर्स टेल में आता है? पायरेमस एंड थिस्वे सीन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 146। An element in a work typically set in the past that cannot be included in the time because it did not exist. ऑप्शन ए एनाक्रोनिज्म, ऑप्शन बी डिनोमेंट, ऑप्शन सी एलेगरी, ऑप्शन डी नन। ये डिफिनेशंस किसकी है? क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म होता क्या है, चलिए देखते हैं।
Anachronism is an element in the work typically set in the past that cannot be included in that time because it did not exist. मतलब एनाक्रोनिज्म की जो सेटिंग होती है वो पास्ट में रहती है, उस टाइम उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है जूलियस सीजर, उसमें एक एग्जाम्पल है, ब्रूटस इज रीडिंग अ बुक विद अ स्पाइन एंड पेजेस दैट वुड नॉट बी इन्वेंटेड फॉर सेंचुरीज। अब ब्रूटस एक बुक पढ़ रहा है, लेकिन जो जूलियस सीजर की जो रियल स्टोरी वो 100 BC के आसपास की है, और उस समय तो पेज का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले जूलियस सीजर में उस ब्रूटस को बुक को पढ़ते हुए दिखा दिया, जब जो रियल स्टोरी थी जूलियस सीजर की उस समय पेज का इन्वेंशन नहीं हुआ, और विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले जूलियस सीजर में ब्रूटस को बुक पढ़ते हुए दिखा दिया। यही एनाक्रोनिज्म का उदाहरण है। मतलब जिस समय वो चीज़ थी नहीं उसी को दिखा देना आज के समय में एनाक्रोनिज्म या काल भ्रम कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर, यानी घंटा बजाती हुई घड़ी। अब जो रियल स्टोरी है जूलियस सीजर की, उस समय घड़ी भी नहीं थी, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में घड़ी भी दिखा दी, तो ये एनाक्रोनिज्म का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे रामायण की जो स्टोरी है वो आज से 2,500-3,000 साल पहले की है, लेकिन आज के समय में जो रामायण बनती है, अगर उसमें मोबाइल का यूज़ दिखा दें, जिस समय रामायण की सेटिंग हुई थी, रामायण की स्टोरी हुई थी आज से 2,500-3,000 साल पहले, उस समय तो मोबाइल चलते नहीं थे, लेकिन आज की जो सीरियल है उसमें हम मोबाइल का यूज़ दिखा दें, रामायण सीरियल में मोबाइल का यूज़ दिखा दें, तो ये एनाक्रोनिज्म का उदाहरण हो जाएगा। मतलब जब रियल स्टोरी जो होती है उस समय उसका आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन आज के समय में उसको दिखाना, यही एनाक्रोनिज्म का उदाहरण है। यही एनाक्रोनिज्म है, काल भ्रम है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे एनाक्रोनिज्म क्या होता है। Question number 147. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. ये पोएट्री की डेफिनेशन है, किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है, सैमुअल जॉनसन की है, वर्ड्सवर्थ की है, बेन जॉनसन की है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 148, कॉमन इराज का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है? क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट्स इन प्लेस ऑफ इज गेटिंग। इज गेटिंग की जगह पे गेट्स का यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि यूजुअली है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। यूजुअली है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इनका हमेशा यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मानव यूजली गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। Question number 149. Once again I see these heads rose, hardly heads rose, little lines of spotty boot run wild. ये लाइन कहाँ से ली गई है? टिंटन अवे से ली गई है, लंदन 1802, द प्रिल्यूड या नन? क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिंटन अवे से ही लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 150. If from the public way you turn your steps up the tumultuous brook of green-head guile is a line. ये लाइन कहाँ से ली गई है? मैथ्यू से, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, माइकल, ओटी ड्यूटी? क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल पोएम से ये ली गई है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, माइकल। Question number 151. Who agreed that Wordsworth was not a truly great poet?
ऑप्शन ए डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन बी राल्फ वॉल्डो इमर्सन, ऑप्शन सी विलियम हैजलिट या ऑप्शन डी सैमुअल टेलर कॉलरिज। हु एग्रीड दैट वर्ड्सवर्थ वर नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम हैजलिट। क्वेश्चन नंबर 152, मस्ट आई स्टैंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर? इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरोगेशन, और जो लाइन ली गई है जूलियस सीजर से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 153, एंड सो sepultured in such pomp dust lie that kings for such a tomb would wish to die, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑफ एजुकेशन से, लाइजीडास से, पैराडाइज लॉस्ट या ऑन शेक्सपियर से? क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑन शेक्सपियर, जो कि विलियम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है ऑन शेक्सपियर, वहाँ से ये लाइन ली गई है। एंड सो sepultured in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die। क्वेश्चन नंबर 154, कॉमन इरास का किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैवेंट यू इन प्लेस ऑफ इज इट। अगर फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अगर फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। तो सेंटेंस पॉजिटिव में इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, हैवेंट यू हो जाएगा। यू हैव रिटन दिस पोएम योरसेल्फ, हैवेंट यू। क्वेश्चन नंबर 155, humble and rustic life is a theme in the works of William Shakespeare, William Wordsworth, John Milton, John Galsworthy। humble and rustic life ये किसके वर्क की थीम है? क्वेश्चन नंबर 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ की ये थीम है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स के थीम है उसकी थीम है humble and rustic life। क्वेश्चन नंबर 156, ये डिफिनीशंस है। एग्नेग्नोरिस को किसने डिफाइन किया है? आ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन्स, डेस्टिनीड बाय द पोएट फॉर गुड और बैड फॉर्चून, प्लेटो, अरिस्टोटल, चौसर या नन? तो ये डिफिनीशंस है। क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल डिफाइन करते हैं एग्नोसिस को ऐसा चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन्स, डेस्टिनीड बाय द पोएट फॉर गुड और बैड फॉर्चून के रूप में डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, हु सेड दैट मिल्टन्स बिबेडा बिस एनिमी glowed like a furnace kept up to an uncommon fierceness by the force of art? ये किसने कहा है? मिल्टन्स के लिए, जॉन डाइडन ने, अलेक्जेंडर पोप में, ऑस्कर वाइल्ड या डॉक्टर जॉनसन ने? क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 158, अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी एलिमेंट दैट सर्व्स एज अ कंट्रास्ट टू द मेन कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट। ऑप्शन ए फॉइल, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी राउंड या ऑप्शन डी फ्लैट? ये किसके डिफिनीशन है? क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉइल। फॉइल एक करेक्टर होता है जो कि कंट्रास्ट में रहता है, जो मेन कैरेक्टर है उसके विरोध में रहता है, अगेंस्ट में रहता है। जो मेन कैरेक्टर है या प्रोटैगनिस्ट है उसके अगेंस्ट में रहता है, उसके कंट्रास्ट में रहता है, उसको कहते हैं फॉइल कैरेक्टर। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ फॉइल कैरेक्टर्स, जैसे रोमियो और मर्किसियो, हैमलेट और लार्टेस, ये फॉइल कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 159, ही फॉलोड द लेटर बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? आयरनी है, सिमली है, एंटीथेसिस है, क्लाइमैक्स है? क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 160 कॉमन एरर्स का है।
वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्सीड इन प्लेस ऑफ सक्सेस। क्योंकि यहाँ पे कैन है, कैन मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और यहाँ पे सक्सेस है वो नाउन है, तो यहाँ पे सक्सेस की जगह पे सक्सीड हो जाएगा। तो वी कैन सक्सीड इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई, तो यहाँ पे सक्सेस है वो नाउन है, तो नाउन की जगह पे सक्सीड हो जाएगा, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो वी कैन सक्सीड इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। क्वेश्चन ऑफ द डे, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज द प्ले रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट। द वे ऑफ द वर्ल्ड है, एक प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।